Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 19th of March 2021, Friday. Inspiration of the day is sometimes you need bad things to happen to inspire you to change and grow. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1 of today's newspaper. India gets its cash for clunkers policy. The much awaited vehicle scrapping policy has now been announced by center government, and under this policy government is seeking to increase the business, increase the employment, reduce the pollution and road hazards created by older vehicles. क्लंकर किसे बोलते हैं? बेसिकली ऐसी ओल्ड मशीन या ऐसा ओल्ड व्हीकल जो कि यूजफुल नहीं रह जाता, जो कि अनसक्सेसफुल रहता है, दैट टर्न्ड इनटू स्क्रैप, उसका कोई यूज नहीं रहता, इट जस्ट इंक्रीज द स्क्रैप. और आज के टाइम में व्हीकल स्क्रैप, साइबर स्क्रैप या जिसको हम डिजिटल स्क्रैप भी बोलते हैं, जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग के जो हार्डवेयर्स होते हैं जो कि अनसक्सेसफुल या स्क्रैप में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑल दीज टाइप्स ऑफ स्क्रैप्स आर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट और significant issues that governments are actually tackling with. क्योंकि जितना भी ये साइबर स्क्रैप हो रहा है या जो व्हीकल से जो स्क्रैप जनरेट हो रहा है, ये प्रॉपरली डिकम्पोज नहीं हो पाते और जिस तरह से पूरे वर्ल्ड में इनका यूज़ हो रहा है, उस यूज़ के कारण बहुत ज़्यादा साइबर गार्बेज या डिजिटल गार्बेज भी इंक्रीज़ हो रहा है, व्हीकल का गार्बेज भी इंक्रीज़ हो रहा है. तो उनके लिए स्पेस अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है, वो प्रॉपरली डिकम्पोज नहीं हो पा रहे और यूजेस रेट भी कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है. एंड इवन मेनी टाइम्स इंडिया is used as a dumping backyards by developed countries के जो used डिजिटल इक्विपमेंट्स होते हैं, साइबर इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि उनके यहाँ बहुत अपडेटेड होती है टेक्नोलॉजी, वी ऑल नो. तो उनके यहाँ अगर वो कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई एंड पीपल विल स्क्रैप देयर ओल्ड टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स और गुड्स, देन what developed countries do? They actually dumped all those digital items, digital goods into the developing nation for lesser price. So many times developing countries are being used as a dumping backyards. On the other hand, the few countries are also adopting certain policies that they decompose or they dump their cyber scrap or digital scrap or clunkers to the space. तो जिसकी वजह से स्पेस डेब्रीज भी बढ़ रहे हैं, स्पेस में भी पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है. तो आज के टाइम में कंट्रीज के लिए क्लंकर पॉलिसी, स्क्रैपिंग पॉलिसी इज वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट पॉलिसी दैट एवरी कंट्री नीड्स टू हैव. तो इंडिया के केस में भी यही था कि जिस तरह से व्हीकल का यूज़ बढ़ रहा था, मशीनरी का यूज़ बढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा स्क्रैप, बहुत ज़्यादा गार्बेज जनरेट हो रहा था और उस गार्बेज को डिकम्पोज करने के लिए, स्क्रैप करने के लिए कोई ऐसी पॉलिसी नहीं थी. गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की भी अगर हम बात करें तो उनके पास भी ऐसा, अगर आप देखें यूनिवर्सिटीज़ हो गए, डिपार्टमेंट्स हो गए, उनके पास भी बहुत ज़्यादा गार्बेज या जंक इकट्ठा रहता. दे कैन नॉट सेल इट बिकॉज इट इज अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी. ऑन द अदर हैंड, दे डू नॉट हैव द स्पेस टू एक्चुअली एक्यूमुलेट और कीप ऑल दीज स्क्रैप्स और जंक्स इनटू द फैसिलिटी और द एरिया ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो ये कॉस्ट भी इंक्लूड करता है और दे कैन नॉट एक्चुअली गो फॉर scrapping it without the permission of government, and we all know that all these government procedure will take much time. तो बहुत टाइम से इस बात का वेट किया जा रहा था कि कब गवर्नमेंट स्क्रैपिंग पॉलिसी को लेकर के आया. तो फाइनली गवर्नमेंट ने थर्सडे को स्क्रैपिंग पॉलिसी, क्लंकर पॉलिसी अनाउंस कर दी और उसका जो पर्पस है दैट इट विल इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट. डेफिनेटली क्लंकर पॉलिसी आएगी तो जो स्क्रैप करना होगा, जो जंक मटेरियल जनरेट हो रहा है, गार्बेज जनरेट हो रहा है, उसको स्क्रैप करने के लिए गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट्स को, वर्कर्स को एम्प्लॉय करना होगा. तो डेफिनेटली इट विल इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट, रिड्यूस द पोल्यूशन एंड द रोड हैजार्ड्स क्रिएटेड बाय ओल्ड व्हीकल्स. ऐसे व्हीकल जिनको स्क्रैप नहीं किया सकता, जिनको जंक में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, जो अभी भी यूज़ हो रहे हैं, उनकी वजह से एक्सीडेंट रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. तो बेसिकली जो क्लंकर पॉलिसी आई है यहाँ पर मोर स्पेसिफिकली अगर हम बोलें फोकस्ड है टूवर्ड्स द ओल्ड व्हीकल. तो दीज टाइप्स ऑफ क्लंकर पॉलिसी विल इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, reduce the pollution. On the other hand, it will also decrease the road hazards that are created by old vehicle. तो अंडर दिस पॉलिसी गवर्नमेंट क्या कर रही है, ऐसे व्हीकल्स जो कम से कम 15 से 20 साल पुराने हो चुके हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देगी, जिससे कि उन ओल्ड व्हीकल को रिप्लेस किया जा सके नए व्हीकल से. तो बेसिकली गवर्नमेंट ओल्ड व्हीकल्स के यूजर्स को डिस्करेज करेगी.
ऑन द अदर हैंड जो भी नए व्हीकल्स हैं उनकी जो परचेजिंग होती है, उस परचेजिंग में जो जीएसटी या जो रोड टैक्स अट्रैक्ट होते हैं, लेवीट किए जाते हैं, उन पर भी रिडक्शन होगा, जिससे कि पब्लिक जो है, जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, दे विल इनकरेज टू बाई द न्यू व्हीकल्स in order to replace the old vehicles. So state governments will be advised to offer road tax rebate up to 25% for personal vehicle, up to 15% for कॉमर्शियल व्हीकल. तो डेफिनेटली अगर टैक्स रिड्यूस होगा तो प्राइस रिड्यूस होगा पर्सनल व्हीकल का और कॉमर्शियल व्हीकल का. तो जिनके पास ओल्डर है, पीपल विल टेंड टू बाई न्यू व्हीकल्स बाय रिप्लेसिंग देयर ओल्ड वंस. सो ऑटोमेकर्स हैव ऑल्सो बीन टोल्ड कि उनको भी बताया गया है कि एटलीस्ट कंज्यूमर को 5% का डिस्काउंट दें अगर कंज्यूमर स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर रहा है एट द टाइम ऑफ बाइंग न्यू व्हीकल. अगर कोई कंज्यूमर अपने ओल्ड व्हीकल को स्क्रैप करके आया, 15 से 20 साल पुराने ओल्ड व्हीकल को स्क्रैप करके आया, तो उसे आप 5% तक का डिस्काउंट प्रोवाइड कर सकते हैं. तो इस तरह के कई सारे प्रोविजंस रखे गए हैं अंडर दिस क्लंकर पॉलिसी. और अगर हम इस बात करें कि क्या पॉलिसी इंडिया की वन ऑफ इट्स काइंड है, नहीं, ऐसा नहीं है. इससे पहले भी कई सारे कंट्रीज़ में, जैसे अगर हम यूरोपियन नेशंस की बात करें, यूएस की बात करें, तो वहाँ पर कैश फॉर क्लंकर स्कीम अप्लाई करी गई थी, इम्प्लीमेंट करी गई थी एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 2008-2009. जब लेमन ब्रदर की क्राइसिस हुई थी तो उस समय भी यूएस गवर्नमेंट ने कैश फॉर क्लंकर पॉलिसी अनाउंस करी थी टू स्पीड अप द सेल ऑफ न्यू व्हीकल्स इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट द इकोनॉमिक ग्रोथ. तो ऐसा नहीं कि जो ये क्लंकर पॉलिसी इट इज जस्ट फॉर द स्क्रैप अप ओल्ड व्हीकल. हमने बताया इसके अदर बेनिफिट्स भी हैं. बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रोड एक्सीडेंट रिड्यूस होंगे, इकोनॉमी रिवाइव करेगी क्योंकि टैक्सेस रिड्यूस होंगे, गवर्नमेंट इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी व्हीकल्स खरीदने पर. डेफिनेटली कंज्यूमर विल बाई न्यू व्हीकल्स. और जैसा कि कई सारे मिनिस्टर्स ने कहा भी है कि दिस क्लंकर पॉलिसी विल हैव द मल्टीफोल्ड बेनिफिट्स एट द टाइम ऑफ पैंडेमिक. So these are the few key points that are actually included under this clunker policies. में registration fee भी waive करने की बात कही गई है, जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं उनको डिस्काउंट देने की बात कही है. स्टेट्स गवर्नमेंट को भी रोड टैक्स और जीएसटी रिड्यूस करने के लिए भी डायरेक्ट किया गया है. सो दिस पॉलिसी विल प्रेजेंट अ विन विन सिचुएशन एंड द रिजल्ट विल इंक्लूड एस्पेक्ट्स लाइक सेफ्टी, रिडक्शन इन फ्यूल कंजप्शन एंड पॉल्यूशन. फ्यूल कंजप्शन कैसे रिड्यूस होगा इस पॉलिसी के अंदर में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा. थोड़ा सा सोचिए, फिर सोच के बताइए कि हाउ दिस फ्यूल कंजप्शन विल गेट रिड्यूस्ड बाय दिस क्लंकर पॉलिसी. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ यस्टरडे न्यूज़पेपर. मोर बैंक्स में ज्वाइन आरबीआई's सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट लिस्ट. अब इस न्यूज़ को समझने के लिए 2-3 कंसेप्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है. सबसे पहला, व्हाट आर दीज सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स, और आरबीआई क्यों इस लिस्ट को प्रिपेयर करे. बेसिकली न्यूज़ क्या है कि आरबीआई की जो लिस्ट है सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स की, वो वाइडर हो सकती है. इट मीन्स नंबर ऑफ अदर बैंक्स कैन बी इंक्लूडेड अंडर दिस लिस्ट ऑफ सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स. नाम से पता चल रहा है सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स. आपने कहीं कहीं इसको ऐसे भी सुना होगा, यहाँ तो बैंक्स की बात हो रही है, कहीं होता है सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट एनबीएफसीज, सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. So basically systematically important term is here significance. So what is this systematically important term? A systematically important financial institution. It could be bank, it could be NBFCs, it could be insurance company, it could be any other financial institution whose failure might trigger a financial crisis. So they are generally referred as too big to fail institution. या तो हम इन्हें सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस कहें, या हम ये भी कह सकते हैं जनरल लैंग्वेज में ऐसे भी बोला था कि टू बिग टू फेल. ऐसे बैंक्स, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिनका बिजनेस इतना वाइड स्प्रेड होता है, जिनका कंज्यूमर बेस इतना वाइड स्प्रेड होता है, जो इतने वाइड एरिया में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि अगर वो बैंक या वो इंस्टीट्यूशन फेल होते हैं तो दैट failure may leads to financial crisis into the economy. And definitely these types of banks are very important. उनका capital, उनका fund, उनके जो फाइनेंशियल बुक्स, उनके रेशियोज, उनको ट्रैक करना बहुत ज़रूरी होता है आरबीआई के लिए. तो रिसेंटली जो आरबीआई की अभी तक की जो डेट है उसके अकॉर्डिंग ओनली एसबीआई
ICCI, HDFC. These three banks comes under domestic systematically important banks, जिनको short form में हम DSIBs भी बोलते हैं, systematically important banks, और D stands for domestic. तो अभी तक केवल 3 बैंक्स, SBI, ICICI और HDFC. तो आप कभी कभी इसको आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, दैट इज TBTF इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, तो उन्हें आप याद रखेंगे, दैट इज टू बिग टू फेल, TBTF इंस्टीट्यूशंस. So some banks, some institutions, due to their asset size, cross-jurisdictional activities, complexities, lack of substitutability, interconnectedness, become systematically important for economy. So उस तरह के banks को systematically important banks बोलते हैं, या systematically important NBFCs बोलते हैं, या systematically important financial इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं. और ऐसा एंटिसिपेट किया था कि अगर ये सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स फेल होते हैं या इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन बिगड़ती है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो जनरली गवर्नमेंट will come forward to support these banks or support these institution. Why? Because these banks are too big to fail. तो गवर्नमेंट की एक तरह की गारंटी हम कह सकते हैं, या जो पब्लिक, जो कंज्यूमर, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको एक एक्सपेक्टेशन होती है कि बैंक बहुत बड़े हैं तो कभी फेल नहीं होगा, और इन केस अगर ये फेल होते हैं तो गवर्नमेंट इज देयर टू सपोर्ट दीज बैंक्स. ये बेसिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक का कंसेप्ट कहाँ से आया, तो ये डेफिनेटली बैंक का कंसेप्ट कहाँ से आएगा, इट कम्स फ्रॉम बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन. तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड FSB इन कंसल्टेशन विद बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, जिसको BCBSB बोलते हैं, एंड डिफरेंट नेशनल अथॉरिटीज हैज आइडेंटिफाइड द ग्लोबल सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक इन फाइनेंशियल ईयर 2011, जिनको GSIBs बोला गया. तो बेसल ने और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने डिफरेंट नेशनल अथॉरिटीज़ के साथ मिल करके 2011 में एक ऐसी लिस्ट प्रिपेयर करी थी जिनको बोला जाता है ग्लोबल सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स. ऐसे बैंक्स जो ग्लोबली, जिनकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ग्लोबल एरेना में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर डिफरेंट कंट्रीज़, और उनका जो बिजनेस है वो बहुत ही ब्रॉडली फैला हुआ है, तो उनको डाला गया था ग्लोबल सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक. और इसी की मेथोडोलॉजी बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन ने पब्लिश करी थी, एंड लेटर ऑन धीरे धीरे ये डिफरेंट नेशनल जो डिफरेंट कंट्रीज थे, वहाँ पर भी जो नेशनली इंपॉर्टेंस बैंक थे, जो डोमेस्टिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स थे, उनके लिए भी एप्लीकेबल होने लगा. हालांकि इसके बीच में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व थे, बहुत सारी चीज़ें हुई. बाद में GSII भी सेटअप किया गया, जिनको ग्लोबल सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर भी बोला गया. इस तरह के बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाए गए, लिस्टिंग करी गई, जिनकी हमें कह सकते हैं बाय बेसल, और लेटर ऑन डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, जिनको DSIBs बोले, उसका फ्रेमवर्क भी फाइनलाइज किया BCBS ने. तो आज का आपका क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि व्हाट इज दिस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, और क्या इंडिया मेंबर है इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड का या नहीं. और इसी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने बेसल कमेटी फॉर बैंकिंग सुपरविजन के साथ मिल करके GSIBs, GSIIs, DSIBs का जो फ्रेमवर्क था, मेथोडोलॉजी थी, वो प्रपोज करी थी कि ऐसे कौन कौन से बैंक है जिनको इस कैटेगरी में डाला जाए, क्या क्या फाइनेंशियल पैरामीटर्स रिक्वायर हैं. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि ये FSB एक्चुअली है क्या, एंड व्हाट इज़ द मैंडेट ऑफ दिस FSB. तो 2014 में RBI ने इशू किया था फ्रेमवर्क फॉर डीलिंग विद DSIBs, और अभी तक केवल 3 बैंक्स थे, बट नाउ देयर इज अ changing pecking order by asset size, and after central government went for merger of 4 sets of state run banks. और जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हुआ है या मर्जर हुए हैं कई सारे बैंक्स का, या गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन के लिए जा रही है, सो देयर इज अ चेंज इन द पैकिंग ऑर्डर. What is the pecking order? Basically, hierarchy of the banks, systematic hierarchy. कौन बैंक सबसे ऊपर है, तो there is a change because of these mergers and acquisition of 4 state-run banks. So the DSIB list could be reworked as per the RBI, as per the sources. So internal meeting central bank की जो supervisory departments है, उसने setup करी है for discussing this reworking on DSIB's list, while as SBI, HDFC banks continue to occupy the top 2 slots in terms of assets. Bank of Baroda, Punjab National Bank and Canara banks को भी इंक्लूड किया जा सकता है अंडर दिस डोमेस्टिकली इंपॉर्टेंट और सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स. डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स की लिस्ट में इन 3
और बैंक्स को इंक्लूड किया जा सकता है। और जो आईसीआईसीआई बैंक है दैट कम्स इनटू 6th पोजीशन। तो जो अभी 3 लिस्ट है इसको इंक्रीज करके 6 बैंक्स की लिस्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है। इट मीन्स 3 और बैंक्स को इंक्लूड करने का डिस्कशन चल रहा है, हालांकि अभी इस पर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं आया है। द इंडिकेटर वेट फॉर साइज अंडर आरबीआई's फ्रेमवर्क फॉर डीलिंग विद DSIBs इज 40%। और जैसे ही ये 3 बैंक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी और कनारा बैंक, इस पर्टिकुलर सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स की लिस्ट में आएंगे, डेफिनेटली दे हैव टू मॉडिफाई देयर कैपिटल स्ट्रक्चर, दे हैव टू ऐड एडिशनल कॉमन इक्विटी टियर 1 CET1 कैपिटल रेंजिंग बिटवीन 0.2% टू 0.80% ऑफ देयर रिस्क वेटेड असेट्स। बहुत सारे कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बैंक है, डेफिनेटली इनको अपना एक स्ट्रॉन्ग कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो आगे आने वाले टाइम में बीओबी, पीएनबी, कैनरा बैंक में डिफरेंट फंड रेजिंग एक्सरसाइजेस भी देखी जा सकती हैं। इनके कैपिटल स्ट्रक्चर में भी चेंज देखा जा सकता है अगर ये बैंक DSIB की लिस्ट में आते हैं। तो एक बात तो इससे क्लियर है कि ऐसी कोई नंबर ऑफ बैंक्स फिक्स नहीं है कि DSIB के अंदर 3 ही बैंक्स आ सकते हैं या 4 ही बैंक्स आ सकते हैं। तो इट मीन्स दिस लिस्ट कैन बी फर्दर इंक्रीज। अभी के लिए 3 बैंक्स हैं and it is anticipated कि 3 more banks will be added under this list, and for that review committee has already been set up, meetings are being conducted, and these are few sizing up issues that any bank whosoever will be included under DSIB will have to maintain a certain amount of CET1 capital. And this is the total business of different banks, those who are actually in DSIB list or those who are actually anticipating to be in DSIB list. तो उनका total business in terms of ट्रिलियन रुपीज दिया हुआ है। तो ये फाइनेंशियल ईयर 19 का है। दिस इज एज ऑफ December 20। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 8 ऑफ यस्टरडे न्यूज़पेपर। NSE कोलो केस ED इन्वेस्टिगेशन लाइकली टू कंक्लूड नेक्स्ट मंथ। अगर आपको याद हो तो रीसेंट टाइम में NSE में एक टेक्निकल ग्लिच आया था जिसकी वजह से NSE का पोर्टल, उसकी ट्रेडिंग अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 घंटे के लिए बंद रही थी, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था और फाइनेंस मिनिस्ट्री गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। और इसको लेकर के हालांकि NSE की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने ये कहा था दैट बिकॉज ऑफ टेक्निकल ग्लिच, बट कई सारे एक्सपर्ट्स जो इंटरनल सोर्सेज हैं उनका ये कहना था दैट इज़ एक्चुअली फॉर सम इंटेंशनल पर्पस, जानबूझ के ये टेक्निकल ग्लिच क्रिएट किया गया था, जानबूझ के ट्रेडिंग को 2 से 3 घंटे के लिए सस्पेंड रखा गया था, और जिसके लिए फिर एक इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट हुई थी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम ED भी बोलते हैं, ED हैज़ एक्सपेडाइटेड द मनी लॉन्ड्रिंग प्रॉब इन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज Colo means co-location case after the government recently sought a detailed report from the federal agency। गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट किया था ड्यू टू द प्रेशर ऑफ नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स। उसके बाद ED ने जो प्रोसेस थी उसको थोड़ा सा स्लो चल रही थी, बट गवर्नमेंट ने रिसेंटली फेडरल एजेंसी से कहा कि वॉट एवर डिटेल्स दे हैव गॉट टिल डेट दे शुड शेयर इट विद गवर्नमेंट, एंड आफ्टर दिस गवर्नमेंट sought, ED has actually expedited the process of probing। यहाँ पर मुझे एक क्वेश्चन याद है कि मैंने आपसे पूछा था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टेक होल्डर एंड शेयर होल्डर्स। तो अगर इसका आंसर बहुत सिंपल टर्म में मैं आपको बताऊँ तो बेसिकली स्टेक होल्डर्स ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनका कंपनी में स्टेक होल्डर्स ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनका कंपनी में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट होता है। दे आर अफेक्टेड बाय द कंपनीज डिसीजन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो किसी भी कंपनी के लिए उसके स्टेक होल्डर कौन हो सकते हैं? उसके एम्प्लॉय, उसके सप्लायर, उसके डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, गवर्नमेंट, सोसाइटी, कंज्यूमर्स, शेयर होल्डर्स, ऑल दीज आर द स्टेक होल्डर्स फॉर एनी कंपनी। बट शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर किसी कंपनी के ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं, ऐसे पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो कंपनी के शेयर को ओन करते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर ओन करते हैं, कंपनी के रियल ओनर होते हैं, दे आर कॉल्ड एज शेयर होल्डर। तो स्टेक होल्डर इज अ ब्रॉडर टर्म, उसके अंदर शेयर होल्डर्स आते हैं। तो हम ये अगर इसको एक
वन लाइनर में बोले तो एवरी शेयर होल्डर इज द स्टेक होल्डर बट एवरी स्टेक होल्डर इज नॉट द शेयर होल्डर. नाउ कम बैक टू द न्यूज़. सो फाइनली ईडी की जो रिपोर्ट है वो इस मंथ तक फाइनलाइज हो जाएगी और जो मनी लॉन्ड्रिंग के अदर केसेस भी चल रहे हैं एनएससी पर. एनएससी स्टैंड्स फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. So this move comes at a time when government or the finance ministry is keeping a close watch on exchange recent trading glitch, one of its worst outage that jeopardized the interest of many market participants. So money laundering के केस में detailed report मांगी है. Now NSE is under cumbersome situation. तो ऐसा पता किया गया है, ऐसा जो इनसाइडर सोर्स है उनका ये कहना है कि जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, जो एजेंसी दैट इज़ एक्चुअली लुकिंग फॉर द को लोकेशंस जहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में भी प्रॉबिंग चल रही है, अपार्ट फ्रॉम इट दिस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट विल ऑल्सो प्रॉब द टेक्निकल ग्लिच अलॉन्ग विद द कोलो केस. तो को लोकेशन में जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस एनएससी पर चला, उसके अलावा जो टेक्निकल ग्लिच आई थी जिसमें एनएससी ने कहा था कि बिकॉज ऑफ टेक्निकल ग्लिच ट्रेडिंग इज हॉल्ट, उस पर भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एंड इट इज ऑन एडवांस स्टेज और इट इज मोस्ट लाइकली दैट दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट विल बी फाइनलाइज्ड इनटू द मंथ ऑफ मार्च. तो एनएससी पर हम सभी को पता है इलीगल मनी या मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस चल रहे हैं जिसमें एनएससी पर चार्ज है कि द मनी वाज इलीगली अर्नड एंड रेमिटेड आउटसाइड द कंट्री. तो राउंड ट्रिपिंग के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एनएससी का जो यूज़ हुआ उस पर कई सारे टेस्टिमोनियल्स को देखते हुए, मैनेजमेंट और ब्रोकरेज के रिकॉर्ड्स को देखते हुए ये केस फाइल किया गया था. एंड आफ्टर दिस टेक्निकल ग्लिच दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन हैज़ ऑल्सो बीन स्पीड अप. और अभी तक के जो न्यूज़ आई है, जो इन्फॉर्मेशन आई उसके अकॉर्डिंग द केसेस आर वेरी सीरियस, फाइंडिंग्स आर वेरी सीरियस एंड सब्सटेंशियल. एंड जो ट्रेडिंग हॉल्ट मैटर हुआ था probably that is related with that siphon of money or the money laundering case. So finance ministry, SEBI, enforcement directorate all are working into trading halt matter as well as money laundering case. अब देख लेते हैं some other news clips. DFI bond subscriber to get tax reimbursements. DFI जब भी रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, उनकी फंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए द गवर्नमेंट विल नॉट इशू द टैक्स फ्री बॉन्ड. कई सारे वेटरन्स का कहना था कि फंडिंग्स को बढ़ाने के लिए कि डीएफआई के पास ज़्यादा फंड अवेलेबल हो तो बॉन्ड इशू करेगी और वो बॉन्ड टैक्स फ्री होंगे. बट गवर्नमेंट ने फिलहाल के लिए सारे रिमर्स को साइड करते हुए बोला है कि गवर्नमेंट विल नॉट इशू द टैक्स फ्री बॉन्ड बट सब्सक्राइबर विल गेट रीइंबर्समेंट फॉर द टैक्सेस दे हैव पेड फ्रॉम 5,000 करोड़ ग्रांट फ्रॉम द सेंटर. तो सब्सक्राइबर्स जो है खरीदेंगे तो उनको टैक्स रीइंबर्समेंट होगा बट दे विल नॉट गेट एनी टाइप ऑफ टैक्स फ्री बॉन्ड. तो टैक्स रीइंबर्समेंट हो जाएगा बट टैक्स फ्री बॉन्ड गवर्नमेंट नहीं इशू करेगी फॉर फंडिंग ऑफ डीएफआई. So instead of allowing the DFI to raise money through tax saving instruments, the bill provides that the tax element will get neutralized through this corpus. सो इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश करने के लिए डीएफआई का जो प्रपोजल दिया था गवर्नमेंट ने, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस. और अगर ओवरसीज बोरोइंग की बात करें तो गवर्नमेंट विल प्रोवाइड द गारंटी फॉर ओवरसीज बोरोइंग एंड कॉम्पनसेट द गारंटी फी इफ रिक्वायर इन केस ऑफ डीएफआई. Currently, DFI had 13 board members, 2 government nominee and 4 whole-time directors. Or as we have discussed, government will be the fully owned this DFI will be the fully owned by government till 3 years or 5 years, and after that government will reduce its stake, but this stake will not be reduced below than 26%. We have already discussed all these points. अब देख लेते हैं article number 2 into this section. HC puts future RIL deal on hold. So finally there is a win for Amazon. Amazon ने क्लियर फाइल करी थी और अभी के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने इमरजेंसी अवार्ड पास किया है फॉर द डील ऑफ फ्यूचर एंड रिलायंस जो कि वर्थ $3.4 बिलियन की हुई थी. दिल्ली हाई कोर्ट ने इस डील को होल्ड पर रख दिया है जिसमें अमेजॉन ने एंटी कॉम्पिटेंसी के लिए फाइल किया था. कहा था कि फ्यूचर ने अमेजॉन के जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है रिलायंस उनसे डील करी और अमेजॉन इज़ बीइंग द मेजर स्टेक होल्डर, उससे परमिशन नहीं ली गई, उससे पूछा नहीं गया एंड ही हैज़ द फर्स्ट राइट टू रिफ्यूज़. तो उसको लेकर के पिटीशन फाइल करी थी. फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने फ्यूचर और आरआईएल की जो डील थी उसको होल्ड पर रख दिया है.
बहुत टाइम से ये इशू चल रहा है बट स्टिल इट इज़ नॉट बीइंग फाइनलाइज. लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. बिल हैज सेफगार्ड फॉर पॉलिसी होल्डर्स. एफएम फाइनेंस मिनिस्टर. रिसेंटली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिमिट बढ़ाई गई थी इंश्योरेंस सेक्टर में, जिसको 49% से बढ़ा करके 74% तक कर दिया गया था, और उसमें कई सारे चेंजेस भी लाए थे इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एडिक्वेट सेफगार्ड टू द कंट्रोल ओनरशिप एंड मनी कलेक्टेड फ्रॉम पॉलिसी होल्डर्स. कई सारे चेंजेस भी लाए गए थे जिसके लिए बिल जो था वो पार्लियामेंट में प्रपोज किया गया था, एंड फाइनली वो बिल राज्यसभा में पास हो चुका है, एंड इट इज़ मोस्ट लाइकली दैट एफडीआई will now be approved up to 74% into the insurance sector, जिसको लेकर के कई सारे जो वेटरन्स थे, पॉलिसी मेकर्स थे, इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने क्रिटिसिज्म किया था कि इंश्योरेंस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर, हाईली रेगुलेटेड सेक्टर, एंड एवरी प्रोडक्ट प्राइसिंग इन्वेस्टमेंट इज टाइटली रेगुलेटेड विद इन द कंट्री. तो ऐसे सेक्टर को आप अगर आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन कर रहे हैं अप टू 74%, so it may denatured the insurance market. It may be against the benefits or the interest of the consumer or the इन्वेस्टर्स. तो उसको लेकर के हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि एडिक्वेट सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं कंट्रोल ओनरशिप और मनी जो कलेक्टेड होता है, जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं उसको लेकर के. अगर आपको याद हो तो जब ये बिल प्रपोज किया था गवर्नमेंट ने, तो हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि क्या कंट्रोलिंग राइट्स होंगे, ओनर कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कौन होंगे, डोमेस्टिक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे कि इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे, सब हमने डिस्कस किया था. यू कैन गो थ्रू इनटू द प्रीवियस डिस्कशंस एंड गेट acquainted with all these clauses. तो फाइनली जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि द मनी विच इज़ गोइंग टू बी द जनरल रिजर्व इवन इन द इंश्योरर प्रमोटर गेट्स इनटू डिफिकल्टी, द मनी इज देयर फॉर यू टू पे एवरी इंश्योर्ड मेंबर्स क्लेम. तो उनका ये कहना है कि प्रॉपर अरेंजमेंट्स किए गए हैं. Investors, veterans, or the consumer need not to be worried by this increase of FDI limit into insurance sector. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. गवर्नमेंट ऑटोमेटेड सिस्टम टू कीप एन आई ऑन फर्म्स. गवर्नमेंट एक पोर्टल लॉन्च करने जा रही है, उस पोर्टल को बोलेंगे MCA21 वर्जन 3.0. तो एक दिस विल बी द ऑटोमेटेड सिस्टम फॉर सुपरवाइजरी पर्पस, जिसमें गवर्नमेंट जो है वो फर्म्स के, कंपनीज के फाइनेंशियल जो रेशियोज होंगे, डेट टू टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर, लोन, असेट्स, इन सबको मॉनिटर कर पाएगी. तो एक MCA21 वर्जन 3.0 लॉन्च होने वाला है, अभी लॉन्च नहीं हुआ है. इट विल बी लॉन्च्ड वेरी सून फॉर इंक्रीजिंग द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, scrutiny and for other supervisory and controlling matter. तो ये आपके एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि गवर्नमेंट ने जो MCA21 वर्जन 3.0 लॉन्च किया, इट इज़ फॉर व्हाट पर्पस. तो इसे याद रखेंगे, ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम है जिसके तहत जो गवर्नमेंट है वो कंपनीज के फाइनेंशियल रेशियोज को ट्रैक करेगी, एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट विल इशू वार्निंग इफ डिटेक्टेड सस्पिशियस प्रैक्टिसेस विल बी फाउंड. तो जो एनुअल रिपोर्ट, जो डिफरेंट डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनमें जो डिस्क्लोजर होता है और जो सिस्टम ऑटोमेटेड है उनमें कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए. अगर कोई फॉल्सिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है तो द गवर्नमेंट में इशू द वार्निंग टू द पर्टिकुलर company. So this central scrutiny center being set up by the government will pull up the companies if detected any suspicious activity based on the list of parameters are being finalized by Ministry of Corporate Affairs. तो जो हमारे यहाँ जो चिट फंड कंपनी जो पैसा लेकर के भाग जा रहे हैं, जो डिफॉल्टर्स हो रहे हैं, उन सबको कंट्रोल करने के लिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोजेक्ट लाया गया है. एंड दिस टेक्निकल ड्रिवन प्रोजेक्ट और ऑटोमेटेड सिस्टम विल strengthen the enforcement of e-scrutiny, e-adjudication, e-consultants and compliance management system for detecting the fraud and any default case. आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. आफ्टर 1 week's pause OTP मैसेज रिज्यूम. तो ट्राई ने रिसेंटली जो रेगुलेशन इम्पोज किया था अनसॉलिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन को लेकर के, जो हमारे मोबाइल में मैसेज आते हैं, डिफरेंट कमर्शियल मैसेज आते हैं डिफरेंट कंपनीज से, उनको रेगुलेट करने के लिए ट्राई ने रेगुलेशन लाया था और उसकी लास्ट डेट थी. और ऐसे सारे बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, कंपनीज को रजिस्टर्ड होने के लिए बोला था जो कि कंज्यूमर के मोबाइल पर मैसेज, एडवर्टीजमेंट के मैसेज या डिफरेंट OTP सेंड करते हैं.
तो इसके बाद बैंक्स ने कंप्लेन करी थी कि बिकॉज ऑफ दीज रेगुलेशन बाय ट्राई जो बैंक्स हैं वो अपनी इसेंशियल सर्विसेज भी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं हो पाए। तो उनके OTP मैसेज, अभी भी कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन होता है, हम सभी को पता है OTP मैसेज आता है, वो OTP मैसेज भी कंज्यूमर पर डिलीवर नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ दिस ट्राई रिस्ट्रिक्शन और ट्राई रेगुलेशन। तो रिसेंटली ट्राई ने लास्ट वीक क्या किया, उस पर्टिकुलर रेगुलेटरी जो रेगुलेशन था उसको फिलहाल के लिए होल्ड पर रख दिया है कि अभी बैंक्स और द कमर्शियल एंटिटीज हैव द टाइम सो दैट दे कैन रजिस्टर विद ट्राई एंड दे कैन ईजिली सेंड आउट देयर OTP एंड देयर डिफरेंट मैसेजेस टू द कंज्यूमर मोबाइल। क्योंकि आज के टाइम में कंज्यूमर के मोबाइल में बहुत ज़्यादा स्पैमिंग होती है, और कौन सा ऑथेंटिकेट मैसेज है, अनऑथेंटिकेटेड मैसेज है, कभी कभी इन्हीं मैसेजेस की वजह से फ्रॉड भी, फाइनेंशियल फ्रॉड्स भी हो जाते हैं। इसको रेगुलेट करने के लिए ट्राई ने एक रेगुलेशन लाया था, बट उस रेगुलेशंस के अदर रिपरकशंस हो रहे हैं। बैंक्स जो है वो OTP अपनी एसेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे क्योंकि बैंक रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं कुछ बैंक, और उनका ये कहना, जो बैंक रजिस्टर्ड भी हुए हैं उनका ये कहना है कि रजिस्ट्रेशन के बावजूद भी उनके OTP मैसेज जो है वो कंज्यूमर के मोबाइल पर डिलीवर नहीं हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस रेगुलेशन। और इसी कंप्लेन की वजह से फिलहाल के लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उस रेगुलेशन को होल्ड पर रख दिया था। एंड आफ्टर 1 week of deliberation, now the OTP messages services has been resumed. And as per the banks, communication are running smoothly and no major issues are being faced by banks. So that's all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, and on Facebook. If you have any query and suggestion, write on comment section below. Please like, share, and subscribe. Thank you.